हैंड गेमर्स, मैं हूं आई जी। आप देख रहे हैं गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स की पीसीज की दावत पर टेस्ट गेम्स की पीसीज में। चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं मेरे पर्सनल पीसी के बारे में। इसमें मैंने क्या क्या लगा रखा है, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। उन सारे प्रोडक्ट्स के आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्राइसेस में डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्राइसेस जाननी हो तो आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैं कैबिनेट कौन सा यूज कर रहा हूं। मैं कॉर्सेर की तरफ से आने वाला उनका क्रिस्टल सीरीज का 680X RGB ATX हाई एयरफ्लो टेम्पर्ड ग्लास वाला स्मार्ट केस यूज कर रहा हूं। ये मेरे पास ब्लैक वर्जन है, ये व्हाइट वर्जन में भी आता है। ये एक डुअल चेंबर कैबिनेट है। डुअल चेंबर से मतलब क्या होता है, इसमें देखिए एक ये चेंबर होता है और एक ये चेंबर होता है। इस वाले चैम्बर में तो आप अपने सेक्सी कंपोनेंट्स रख सकते हैं, और जो बोरिंग कंपोनेंट्स हैं जो छुपाना चाहते हो आप, वो इस चैम्बर में रख सकते हो आप, जैसे पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, SSD वगैरह। सेक्सी कंपोनेंट्स जैसे कि ग्राफिक कार्ड, RGB रैम, RGB फैंस, आपका RGB AIO, सब कुछ जो है वो आपको इस साइड दिखाई देगा। और बोरिंग कंपोनेंट्स नहीं दिखाई दे रहे आपको। आप देख रहे हो यहाँ पे हार्ड डिस्क, PSU कुछ भी नहीं है, वो दूसरी साइड है। ये देखो हॉरर शो जो है वो उधर चल रहा है। सारे वायर्स वगैरह सब कुछ, सारी हार्ड डिस्क वगैरह, SSD साटा वाली, PSU सब इस साइड। और इतनी सारी जगह है कि आप इसमें जितने वायर चाहो उतने वायर घुसेड़ लो। वैसे तो मुझे आगे से शुरुआत करनी चाहिए थी, आपको सेक्सी कंपोनेंट्स पहले दिखाने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको जो गंदे कंपोनेंट्स से पीछे होते हैं वो पहले दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंप्यूटर टर्न कर लिया है। ये पीछे वाले कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, वरना मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ये मैंने जितना भी मेरा स्टोरेज का सोल्यूशन है वो मैंने सीगेट का ही लगा रखा है। धूल के लिए माफी चाहूंगा, मैं कभी टच करता हूं मैं। ये 500 GB की SATA SSD है सीगेट की तरफ से आने वाली। और मैं ये वैसे जो छिड़कानी कर रहा हूं ना, ये कंप्यूटर ऑन है तब कर रहा हूं, ये मुझे बंद करके करनी चाहिए, लेकिन जो भी है ये मैं वापस लगा ही दे रहा हूं। ये ऐसे करके कैसेट की तरह सब लग जाते हैं, तो ये निकालना और लगाना बड़ा आसान है। ये स्टोरेज सोल्यूशन जो है ना, इस पूरे कैबिनेट में बहुत सॉलिड दे रखा है। खैर 500 GB की जो SATA SSD मैंने लगा रखी है ना, बेसिकली वीडियोस के लिए है। एडिटिंग बहुत तेजी से होती है। मैं M.2 पे नहीं रखता हूँ, M.2 पे मैं गेम्स रखता हूँ, और SATA पे मैं वीडियोस रखता हूँ जो आपके लिए एडिट वगैरह करता हूँ। दूसरा, आप नीचे देखो स्टोरेज का सोल्यूशन क्या है, बहुत तगड़ा वाला है। स्टोरेज में भी मैं सीगेट की तरफ से आने वाली उनकी आयरन वुल्फ प्रो यूज करता हूँ। 12 TB की हार्ड डिस्क है एक, और मैंने 2 लगा रखी है। और मैं आपको ये और बता दूं, ये नेस ड्राइव्स हैं। बेसिकली ये डेस्कटॉप के लिए नहीं है, ये नेस सिस्टम्स के लिए है। लेकिन आप नेस वाली डेस्कटॉप में भी लगा सकते हो और डेस्कटॉप वाली नेस में भी लगा सकते हो। थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे नेस ड्राइव्स होती हैं वो लगातार चलने के लिए बनी होती हैं, तो ये थोड़ी महंगी भी आती हैं, तो मैंने इसमें ही लगा ली, कोई बात नहीं है। आयरन वुल्फ एक आती है और आयरन वुल्फ प्रो अलग आती है। आयरन वुल्फ प्रो जो है वो ज्यादा अच्छी है, तो ये प्रो वाली है। ये 24 TB की टोटल स्टोरेज इस कंप्यूटर में लगी हुई है हार्ड डिस्क के तौर पे। ये बड़ी चीजों को डंप करने के लिए, बैकअप वगैरह लेने के लिए है। और ये भी आप देखो, इसको निकालने और लगाने का सिस्टम बहुत तगड़ा है। इस कैबिनेट में बहुत मजे हैं, सही बता रहा हूं मैं आपको। इसमें कुछ भी लगाना और निकालना हो आप आराम से लगा सकते हो, कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती स्क्रू वगैरह से। इसलिए मैंने और इस केस को चूज किया है। पावर सप्लाई की अब बात कर लेते हैं। ये भी कॉर्सेर की तरफ से आने वाली उनकी RM750i है। 750 वॉट्स की PSU है। कॉर्सेर की तरफ से आने वाली RM सीरीज उनकी बहुत ही सॉलिड सीरीज है। मैं आपको बताऊं, PSU तो मैं आपको सजेस्ट करता ही रहता हूं। छोटी सीरीजेस आती हैं, जैसे कि VS सीरीज है, कॉर्सेर की तरफ से ही आती है। ये उससे बहुत ज्यादा बेहतर PSU है, प्योर जापानीज कैपेसिटर्स। और मैं आपको बताऊं, यूज करने के बाद भी पता चलता है कि एक PSU कैसा है। बिल्कुल भी आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है जिस कंप्यूटर में भी मैंने RM सीरीज लगाई है। और कोई बड़ी बात भी नहीं है, जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, इतनी महंगी महंगी PSUs ले रहे हो, तो ये तो होना ही है। दूसरा, इसमें जो आई लगा हुआ है ना, वो मैं आपको बताऊं, बेसिकली ये सिंपल PSU नहीं है। आप इसे USB पे, जो मदरबोर्ड पे USB होता है, उससे कनेक्ट कर सकते हो और अपने PSU को भी मॉनिटर कर सकते हो, जो कॉर्सेर का ही IQ सॉफ्टवेयर आता है उसमें। लेकिन कसम से जो पीछे मैं धूल देख रहा हूं ना, ये मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा हॉरर शो सा लग रहा है। मैंने भी पलटा है आज वीडियो बनाने के लिए, वरना मैं कम से कम साफ करके तो दिखाता आपको। बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस PSU। चलो, बहुत देर से मैं आपको बोरिंग कंपोनेंट्स दिखा रहा था, धूल मिट्टी में सने हुए। मैं आपको सेक्सी कंपोनेंट दिखाता हूं। सेक्सी कंपोनेंट में सबसे सेक्सी कंपोनेंट होता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड में मैंने लगा रखा है एनवीडिया की तरफ से आने वाला Zotac गेमिंग GeForce RTX 3090 Trinity। ये 3 फैन वाला ग्राफिक कार्ड है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इस ग्राफिक कार्ड में कि इसमें 3 PCI Express पावर स्लॉट लगाने के बजाय सिर्फ 2 ही लगाने पड़ते हैं, वरना ज्यादातर 3090 जितने भी आते हैं उसमें 3 तो लगाने ही पड़ते हैं। आपके पास अगर PSU नहीं है जिसमें 3 आपके निकल के आ रहे हो PCI Express ग्राफिक कार्ड के लिए, तो आप इस तरह का Zotac जैसा
आप 3090 खरीद सकते हो, जो आपकी पुरानी पावर सप्लाई जिसमें आपके सिर्फ 2 ही आपको ऑप्शंस मिलते हैं PCI एक्सप्रेस पावर के, तो वो आप लगा सकते हो। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये ग्राफिक कार्ड ऐसे मैंने वर्टिकली लगा रखा है, वरना तो हॉरिजॉन्टली लगते हैं ना यहाँ की साइड पे, ये मैंने वर्टिकली लगा रखा है। ये इसलिए भी लगा रखा है, मेरा एक तो केस सपोर्ट करता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे अपने केस में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, स्लॉट मिलता है, मैं उसमें लगा देता हूँ, कोई भी खेल नहीं करना पड़ा। ये मेरे कैबिनेट की काबिलियत थी, वरना तो ऑप्शन तो देखो ब्रैकेट आते हैं, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो किसी भी कैबिनेट में, लेकिन ईजीनेस बिल्कुल आराम से, क्योंकि जगह ही जगह है मेरे पास, मैंने यहाँ लगा रखा है। इसको लगाने के लिए आपको राइजर केबल भी खरीदनी पड़ती है, जो मैंने यहाँ लगा रखी है, मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप, ये राइजर केबल मैंने लगा रखी है। ये राइजर केबल यहाँ से निकली है, यहाँ से मुड़ी है और यहाँ ग्राफिक कार्ड के नीचे लग गई है। इस राइजर केबल पे भी मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, बाइंग गाइड, कि आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। मदरबोर्ड में मैं यूज कर रहा हूँ एसरॉक की तरफ से आने वाला X470 टाइची। एसरॉक बहुत सॉलिड कंपनी है और अगर सस्ते पे आए तो बहुत ही सस्ते मदरबोर्ड भी दे सकती है, और उनका टाइची जो है वो बहुत ही मशहूर मदरबोर्ड्स में से है। अगर आप देखोगे जो बहुत ही VRM अच्छी और ओवरक्लॉकर्स होंगे, वो टाइची को भी बहुत पसंद करते हैं। टाइची के और भी फॉर्म्स आते हैं, अल्टीमेट आता है और X570 के मदरबोर्ड्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने X470 चिपसेट वाला मदरबोर्ड ले रखा है। वैसे तो इस मदरबोर्ड पे भी बहुत RGB आती है, लेकिन मुझे RGB से इतना मतलब नहीं था, मुझे अच्छा मदरबोर्ड चाहिए था जिसमें बहुत सारे फीचर्स हों। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको, और मैं आपको सही बताऊं एसरॉक ने बहुत तगड़ा साथ दिया है मेरा इसमें। आपको मैं बताऊं, ये मदरबोर्ड तो X470 मैंने लेके रखा हुआ है, मैं तो खुश था, मैं तो 3000 सीरीज के CPU चला रहा था, लेकिन मेरा बड़ा मन था कि जब 5000 सीरीज के CPUs लॉन्च हुए तो मैं वो भी लगा सकूं। अब वो तो नए मदरबोर्ड्स के लिए आ रहे थे ना, X570 वगैरह के लिए, लेकिन X470 पे भी अपडेट आई और टाइम से बहुत पहले आई, और जैसे ही आई मैंने सोई इसमें 5000 सीरीज का CPU लगा दिया, वो भी सबसे बड़ा वाला AMD का, और इसने फुल सपोर्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसमें भर भर के इनपुट आउटपुट है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका वाईफाई भी बहुत तगड़ा है, मुझे ये भी शक था, जब तक मैं इस्तेमाल नहीं कर लेता हूँ वाईफाई तब तक मुझे शक रहता है कि कितनी स्पीड सपोर्ट करेगा, लेकिन फुल करता है। और आजकल के मदरबोर्ड में आप अगर बहुत ही घटिया ले रहे हो तो कोई और बात है, वरना सस्ते से सस्ते में भी, जैसे मैं MSI का ही आपको बता रहा था कि बहुत सस्ता मदरबोर्ड था एक, तो उसमें भी वाईफाई तो अब सब में ही अच्छा आता है। और इसमें मुझे इतना पहले Type-C भी मिल गया, तो मुझे ये भी चाहिए था, Type-C मुझे चाहिए था फास्ट स्पीड ट्रांसफर्स के लिए, वो भी इसमें मुझे अवेलेबल था। अब इतनी देर से मैं मदरबोर्ड की बात कर रहा हूं, तो इस मदरबोर्ड में CPU कौन सा लगा हुआ है? तगड़ा मदरबोर्ड ले रखा है तो तगड़ा CPU भी होना चाहिए। तगड़ा CPU मैंने ले रखा है Ryzen 9। जैसे ही लॉन्च हुआ था AMD का Ryzen 9 5950X, मैंने हबक के उठा लिया था, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, मैंने फौरन ले लिया, वरना जैसे ही लॉन्च होता मैं वैसे ही ले लेता। खैर विद इन अ मंथ और 2 में ही ले लिया था। 16 कोर 32 थ्रेड का प्रोसेसर है ये, AMD की तरफ से आने वाला AM4 प्लेटफॉर्म से सबसे ताकतवर CPU, और महंगा भी बहुत है, 75,000 का तो मुझे ही पड़ गया था ये। लेकिन इस CPU की खासियत ये है कि ये 4.9 गीगाहर्ट्ज तक की मैक्सिमम बूस्ट अचीव कर पाता है, सीरियसली। और आपके मल्टी थ्रेड 16 कोर 32 थ्रेड तो आप सुन ही रहे हो कितना ताकतवर CPU हो गया। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 4K वीडियो रेंडर करता हूँ ना, मजे आ जाते हैं जब 100% पे ये यूज होता है। अब जब इतना बड़ा CPU और ताकतवर CPU लगा रखा है मैंने, तो उसकी कूलिंग भी अल्टीमेट होनी चाहिए। उसके लिए मैं यूज करता हूँ कॉर्सेर की तरफ से आने वाला उनका H115i RGB प्लेटिनम AIO लिक्विड कूलर। देखो सबसे पहले जो आप नोटिस करोगे इस AIO के बारे में, वो है इसके 140 mm के RGB फैंस। पहली बात तो RGB, और तगड़ी वाली RGB, ढीली RGB नहीं, कॉर्सेर का गेम तो आप जानते ही हो RGB में। और दूसरी बात है 120 mm के फैंस नहीं, 140 mm के फैंस, तो ये 280 mm का AIO बन जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव है कूलिंग में, और मैं आपको बताऊं ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरा बस चलता तो मैं 360 mm का AIO लगाता, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, लेकिन उसमें चिक चिक बहुत ज्यादा होती और मेरी जगह भी बहुत ज्यादा गिरती, और मेरी ये कूलिंग बहुत ही परफेक्ट दे रहा है। आप जानते हो मैं ओवरक्लॉक भयानक करता नहीं हूं, तो उसके लिए इस तरह के AIO बहुत सॉलिड है। और दूसरी अच्छी बात है कि इसका जो वाटर ब्लॉक वगैरह है वो भी RGB है, और ये जो आई लगा हुआ है ना इन सब नामों में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसका नाम है H115i, तो ये आई जो है ना बेसिकली डिनोट करता है कि आप IQ जो सॉफ्टवेयर है कॉर्सेर का, उससे ये सब कंट्रोल कर सकते हो, इसकी RGB, इसका वाटर टेम्परेचर वगैरह वगैरह। दिक्कत इसमें एक ये है, इन सबको ज्यादातर कॉर्सेर के कंपोनेंट्स को, कईयों को, जैसे मैंने इसमें PSU भी लगा रखी है और ये भी लगा रखा है AIO, इन सबको एक USB पोर्ट चाहिए होता है मदरबोर्ड पे। भाई मदरबोर्ड पे भी तो लिमिटेड ही पोर्ट होते होंगे,
जैसे अब मैं एक इसके लिए लगा दूं, एक PSU के लिए लगा दूं, एक सिस्टम के लिए भी USB पोर्ट लगा दूं, तो भैया वो तो खत्म हो जाएंगे। मदरबोर्ड भी इसलिए आप देख के लिया करो कि उसमें कितने USB पोर्ट है। आइए रैम की बात कर ले। रैम मैं बहुत चेंज कर चुका हूं, बहुत सेक्सी रैम देख चुका हूं। मुझे तो बस अब ये समझ में आया है कि कल कुछ नया आएगा तो मैं उसकी तरफ जो है झुक जाऊंगा। इस कंप्यूटर में आपने और कंप्यूटरों में भी आपने बहुत खूबसूरत रैम देखी है। मैंने आपको ट्राइडेंट जी रॉयल दिखाई है, जी स्किल की, वो भी बड़ी सेक्सी है, हीरे जवाहरात जैसी रैम लगती है। फिर कॉर्सेयर की मैंने वेंजेंस भी लगाई है। पहले मेरा ये सोचना होता था कि जो RGB है वो पूरी चमके, इस पे कुछ ना लिखा हो, पूरी RGB ही हो, ठीक है। उसको भी मैंने बहुत यूज किया, मैं उससे बोर हो गया। फिर मुझे डोमिनेटर बहुत सेक्सी लगने लगी। इसमें जो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं वो बहुत सेक्सी हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। बड़े डिजिटल मैट्रिक्स टाइप के से। अभी तो मैंने नॉर्मल इफेक्ट पे लगा रखा है कि आप एक एक देख रहे हो। अगर मैं रेन इफेक्ट पे या स्टैक इफेक्ट पे करूंगा ना तो एक एक ब्लॉक जो है वो टेट्रिस की तरह फिल होता है। बहुत सेक्सी लगती है ये डोमिनेटर की रैम मुझे। इसमें इफेक्ट जो है, और किसी पे टशन मारना हो मुझे बहुत इफेक्ट मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि चार जो है रैम की किट है और ये 3000 मेगाहर्ट्ज की किट है। मैं चाहता तो था कम से कम 3200 या 3600 मेगाहर्ट्ज की मुझे रैम मिल जाए, लेकिन मिली नहीं, मुझे 3000 मेगाहर्ट्ज की ही मिली है। तो मैं इससे ही काम चला रहा हूं। ये आप समझो, सब कुछ आपको आपके मन का नहीं मिलता है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। 3200 मेगाहर्ट्ज तो लेकिन AMD के प्रोसेसर्स के लिए होनी चाहिए। 3600 भी मिले तो बढ़िया, लेकिन 3200 के नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन 3000 भी मिल रही है तो क्या हो गया। एक और चीज आप देख रहे हो कि इस कैबिनेट में बहुत सारे RGB फैंस लगे हुए हैं, और मेरे से पूछो ना, मेरी मन की तो अभी भी नहीं हुई है। जबकि मैं जितनी जगह पे भी भर सकता था उतनी जगह पे मैंने RGB फैंस लगा दिए हैं। ये तो कैबिनेट के साथ ही आए थे। यहां पर कॉर्सेयर RGB फैन नहीं देता है। ये मैंने 3 अलग फैंस की एक और किट ली थी, मैं आपको वो भी दिखाई दे रहा हूं। यही आते हैं कॉर्सेयर के अपने QL120 RGB फैंस। बहुत ही सेक्सी फैंस हैं ये भी, मैं आपको सही बताऊं, बहुत महंगे भी है। सेक्सी फैन की सेक्सी प्राइसेस है। लेकिन मैं ढूंढ रहा था QL140mm फैंस, मुझे नहीं मिले। कॉर्सेयर का ये भी पंगा है, कई इनके हाई फाई जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप पैसे देके भी खरीदना चाहो तो आपको मिलते ही नहीं है। क्योंकि देखो कई लोग 140 खरीद नहीं पाते, इतने बड़े बड़े कैबिनेट सबके पास नहीं होते हैं। 120mm के खरीद लेते हैं। 120mm इतने महंगे हैं तो 140mm तो और ज्यादा महंगे होंगे, तो वो बनाते ही नहीं है ससुरे। लेकिन मैं आपको बताऊं 140 के पीछे मैं क्यों पागल हो रहा हूं। ये पूरा कैबिनेट सपोर्ट करता 140mm को। मतलब अगर मैं 3 140mm फैंस यहां में लगाना चाहूं मैं लगा सकता हूं, मैं 2 140mm फैंस यहां लगाना चाहूं मैं लगा सकता हूं, यहां पर एक 140mm का फैन लगाना चाहूं मैं लगा सकता हूं 140mm के। ये लगे तो हुए ही हैं। और मैं आपको सही बताऊं, मुझे दुख होता है, मैं इसमें 140 लगाना चाहता था। यहां आप 3 बड़े बड़े फैंस देख रहे होते, यहां भी जो आप 3 देख रहे हो ना 120mm के फैंस, मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना था ना। यहां बात इस्तेमाल करने की तो है ही नहीं, इतने पंखों की तो घंटा भी कोई जरूरत नहीं है। ये कैबिनेट भी मैंने खोल रखा है, टेम्पर्ड ग्लास कैबिनेट है, उसे मुझे बंद रखना चाहिए। मैंने तो खोल के रखा हुआ है, एक भी फैन होता तो काम कर रहा होता बढ़िया। लेकिन फैंस की तो मुझे बस दिखावा करना है, और मुझे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना था कि मेरे कैबिनेट में सारे फैंस 140mm के हैं, जो अच्छे अच्छे कैबिनेट्स में नहीं होते हैं। मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना था, वो मैं नहीं कर पाया। और मैं आपको सही बताऊं, यहाँ कॉर्सेयर वाले भी फेल हो गए। मैंने मार्केट छोड़ो, मैंने तो यहाँ पे कॉर्सेयर से डायरेक्ट बात करी कि मुझे 140 दिलवाओ। जब वही नहीं कर पा रहे हैं अमेरिका तक में, तो भाई कोई और क्या लेगा। खैर कहीं मिले आपको 140mm के फैंस और आपका केस भी सपोर्ट करता हो, क्योंकि मैं आपको साफ बात बता दूं, इतने बड़े केस नहीं होते हैं कि आप उसमें पूरे पे हर जगह 140mm के फैंस लगा सको। या तो आपको ऑप्शन मिल जाता है यहां पर या फिर नीचे, और यहां पर अगर लगाने तो 2 ही लगा पाओगे आप, 3 नहीं लगा पाओगे 140mm के। लेकिन इस केस में लग सकते थे, मैं लगाना चाहता था, लगा नहीं पाया। तो इस कहानी से आपको एक और शिक्षा मिलती है, अगर आप पैसे वाले हो और इतने तगड़े RGB का आपको गेम चाहिए कि इतने फैन वैन में लगाऊंगा, पैसे खर्च करने को तैयार हो आप, वो नहीं हो आप बजट में कुछ ढूंढ रहे हो, तो आप ये भी देख लो कि कंपनी की मतलब है, इतनी कुवत है, उसमें औकात है कि प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दे। क्योंकि कॉर्सेयर का तो हो नहीं पाया। अब इतनी बड़ी कंपनी है, इतने तगड़े प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 140mm फैंस नहीं है, मुझे चाहिए, मैं लगा नहीं सकता। तो आप कोई और कंपनी भी अगर चूज करो RGB के फैंस के लिए, या आपका कोई सपना हो, तो ये देख लेना कि सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो, और मंगाओ तो एक साथ ही मंगा लो, क्योंकि बाद में अगर नहीं मिला तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मतलब अंग्रेजी देख रहे हो मेरी, इतने सारे RGB फैंस लगा रखे हैं, वो भी कॉर्सेयर के QL सीरीज के सबसे महंगे और सबसे हाई फाई फैंस। तब भी मेरे को जो है ना दुख हो रहा है कि मैं 140mm नहीं लगा सकता।
ये देखो मैं इंडिया में रह रहा हूँ, वो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है मेरी। चलो मैं और एक्सेसरीज के बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था कि कैबिनेट के बारे में बताऊंगा, कंप्यूटर के बारे में बस खत्म कर देंगे वीडियो, लेकिन आप एक्सेसरीज भी जान ही लो। मॉनिटर में मैं यूज कर रहा हूँ LG का 27UK650 और मैं बहुत खुश हूँ इस मॉनिटर से। मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बोर हो चुका हूँ इससे। लेकिन ये मॉनिटर क्या है, इसमें आपको 4K रेजोल्यूशन मिल जाता है, ये आपको पता है, लेकिन 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है। अगर ये 60 हर्ट्ज का नहीं होता, 100 हर्ट्ज का होता, तो मैं अभी भी इसे कंटिन्यूसली चला रहा होता। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ना वो 100 या 120 या 144 हर्ट्ज की थोड़ी सी मुझे तलब लग रही है, क्योंकि कुछ गेम्स में मुझे चाहिए हाई फ्रेम रेट और मेरे पास ग्राफिकल पावर भी है। जो थोड़ा पुराना टाइम अगर आप याद करो, जैसे 1080 का जमाना था या 2080 Ti का भी जमाना था, वो इतना 4K पे 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज की मॉडर्न गेम्स में उनकी थोड़ी सी काबिलियत कम थी, लेकिन 3090 तो कैसे भी मना नहीं करता है। तो फिर अब थोड़ी सी नीड हो रही है मुझे, लेकिन इस मॉनिटर ने मुझे बहुत सेटिस्फाई किया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग से लेकर गेमिंग से लेकर हर चीज में बहुत तगड़ा साथ निभाया है, इसीलिए मैं इसे कंटिन्यूसली चला भी रहा हूँ। लेकिन मैंने 1 साल पहले, पिछली जनवरी में मैंने सोचा था कि मैं इसे रिप्लेस कर दूं, अभी तक मैं कर नहीं पाया हूं, लेकिन मेरा मन है। लेकिन सही बताऊं, मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इस मॉनिटर से, इसलिए मैंने कभी रिप्लेस नहीं किया। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा जो मन था करने का, वो था ये मॉनिटर आर्म लेके आना। इसने तो भैया मैं सही बता रहा हूं, मुझे बहुत जरूरत थी, और जैसा ही ये हो गया है तो मैं सही बता रहा हूँ, उसकी वैल्यू मुझे समझ में आ गई है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, बाइंग गाइड है एक मॉनिटर आर्म पे, अगर आप देखना चाहो तो देख लेना वीडियो, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं। लेकिन सीरियसली इस प्रोडक्ट ने तो मतलब मुझे बहुत जरूरत थी, मैं पहले से जानता था, लेते ही मजा आ गया। हेडफोन में इस समय लॉजिटेक के G733 यूज कर रहा हूँ। काफी टाइम हो गया है मुझे यूज करते हुए, इसका रिव्यू आप जरूर देखना, मैं इससे बहुत खुश हूँ। सही बताऊं, जो मुझे एक हेडफोन से चाहिए ना वो सब कुछ इसमें है। पहली बात तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसमें RGB है और दूसरी इंपॉर्टेंट के वायरलेस भी है। मैं इस हेडफोन से बहुत खुश हूँ, उसका आप रिव्यू जरूर देखना, उसमें आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। मुझे बिल्कुल अभी याद आया है कि मैंने आपको M.2 के बारे में तो बताया ही नहीं है। इस मदरबोर्ड पे मेरे ख्याल से 2 स्लॉट हैं M.2 के लिए, और ये जो मेन फास्ट PCI एक्सप्रेस जो M.2 है, उस पर मैंने Seagate की लगा रखी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टोरेज का सारा सोल्यूशन इसमें Seagate का ही है। उसमें मैंने 500 GB की M.2 लगा रखी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट, और वो मैं गेम्स वगैरह के लिए रखता हूँ, सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए रखता हूँ। वो पूरी भरी हुई है इस समय मेरी, क्योंकि काफी गेम्स मैंने उस पर डाल दिए हैं। गेम्स तेज चलने चाहिए। मैंने देखा है कि SATA पे भी डालो कोई बहुत फर्क तो नहीं पड़ता है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। हार्ड डिस्क पे तो नहीं डालने चाहिए गेम, अब तो आप भी जानते हो, लेकिन अगर SATA SSD पे भी डालते हो तो कोई इतनी बड़ी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं M.2 पर डाल लेता हूं कि जो सेकंडों का भी अगर कुछ फायदा है ना तो वो मिल जाए। आओ जी, कीबोर्ड, माउस और ये माउस पैड की सबकी बात कर लेते हैं। ये मैं चला रहा हूँ लॉजिटेक का ही G304। आप एक थीम देख रहे हो मेरे पूरे BC बिल्ड में। कंप्यूटर में जो बेसिक फैन वगैरह जो एक्सेसरीज हैं वो सारी कॉर्सेयर की हैं, और आप एक्सेसरीज में आप देखोगे कि मैं लॉजिटेक यूज कर रहा हूँ। लॉजिटेक का एक कीबोर्ड नहीं है, लेकिन ये हेडफोन और ज्यादातर माउसेस मुझे अच्छे लगते हैं। लॉजिटेक के माउसेस, मैं आपको सही बात बताऊं, इजीली अवेलेबल रहते हैं, प्राइसेस का भी कोई पंगा नहीं है। G304 बेस्ट माउस तो नहीं है मेरे पास, इससे बहुत अच्छे माउसेस हैं मेरे पास, लेकिन ये वायरलेस है और छोटा सा है, हल्का सा है, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन जल्दी मैं इसे चेंज करके, हर यूट्यूबर का जो सपना होता है MX मास्टर, उसको यूज करने की कोशिश करूंगा। ये कीबोर्ड, इसका मैं रिव्यू कर चुका हूं। इस कीबोर्ड के बारे में सीरियसली आप जानो, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जब से मैंने इसका रिव्यू किया उससे कुछ टाइम पहले मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया था, और इस समय मैंने कॉर्सेयर का भी कीबोर्ड छोड़ रखा है, बाकी कीबोर्ड भी छोड़ रखे हैं। मुझे ये बहुत पसंद आता है। सबसे अच्छी बात तो ये है, इसमें एक तो वायरलेस है और RGB भी है। अगर मुझे RGB का खेल खेलना है तो मुझे ऑप्शन मिला हुआ है। इसकी बैटरी सही में बहुत बड़ी है, मुझे बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं इसे भुगत रहा हूं। वरना कोई और कीबोर्ड होता जिसे बार बार चार्ज करना पड़ता तो मैं अब तक हटा चुका होता। और सीरियसली लुक में तो बहुत तगड़ा है ही, इंडियन फ्लैग जैसा है, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं। लेकिन इसकी क्लिक्स वगैरह और सही में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसकी अगर तारीफें सुननी हो आपको, आप वीडियो देखो। मैं इस पूरे बिल्ड में ये कह रहा हूं, आप इस कीबोर्ड का जरूर देखना वीडियो। दूसरा, एक ही आप देख रहे हो माउस पैड, ये RGB का ही है, ये भी लाइट है, इसके कलर्स वगैरह भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये कोई जेनरिक सा अमेजोन से मैंने मंगा लिया था, खुश हूं मैं इससे, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सस्ता तो नहीं है जब RGB वगैरह कंपोनेंट्स की आप बात करते हो, और इसकी लेकिन क्वालिटी अच्छी है, मुझे पसंद आया ये।
मतलब ऐसी कोई बड़ी कंपनी से तो नहीं है, ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है, कोई भी बनाता है, चाइना से मंगवा लो, आप भी कंपनी शुरू कर दो। लेकिन मुझे पसंद आया ये और जल्दी से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी अगर चाहो तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करना। ये था मेरा पूरा पीसी सेटअप। मैंने पीसी के बारे में बता दिया, आपको एक्सेसरीज के बारे में बता दिया, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद मैं कुछ छूट गया है मेरे से, मैं कुछ बताया नहीं है। तो अगर आपको और कुछ जानना हो कि आई जी ये तो रह ही गया, आप बता देना, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में पेल दूंगा उसके बारे में, तो बता देना। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि M.2 छूट गई ना, तो मैंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया कि पक्का कुछ और भी छूटा होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैंने लिस्ट वगैरह तो बनाई नहीं थी, जैसे जैसे दिखता जा रहा था वैसे वैसे आपको बताता जा रहा था। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कीजिएगा इनके प्राइसेस वगैरह, और इनके बारे में और भी जानना हो आपको, मैंने तो बड़ा शॉर्ट में बताया है, तो वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। या मुझे भी अगर आप कोई ज्यादा सवाल पूछोगे तो मैं उसके जवाब जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप चेक करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं, मैं हूं आई जी, आप देखते हैं चैनल में। तो वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।